गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास में अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अधिगम संसाधनों में हम लोगों ने इससे पहले हमने देखा था कि इतिहास के अधिगम संसाधनों में श्रव्य दृश्य संसाधनों को हमने प्रारंभ किया था और उसका एक वर्गीकृत सारणी या यूँ कहा जाए कि चार्ट के माध्यम से समझा था कि कौन कौन से श्रव्य संसाधन होते हैं, दृश्य संसाधन होते हैं, श्रव्य दृश्य संसाधन होते हैं। श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के संसाधनों से हटकर श्रव्य दृश्य संसाधन जिसके अंदर में हमने दो तरह के देखे थे। दृश्य संसाधनों में उसमें भी के त्रिआयामी और द्विआयामी हम लोगों ने संसाधनों के दृश्य संसाधनों में हमने इस चीज को देखा था, जो कि अधिकांश रूप से एक शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। तो कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन जैसे मानचित्र है, समय रेखा है, चार्ट्स है, इनके बारे में हम कुछ संक्षेप में यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि एक इतिहास शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी यही दो तीन चीजें होती हैं कि और अधिकांश रूप से शिक्षक इनका उपयोग अपने शिक्षण के दौरान करता है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि इनका निर्माण कैसे होता है, ये किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज हम इसमें प्रारंभ करेंगे मानचित्र। मानचित्र जिसको कि हम नक्शा भी कहते हैं, और ये अमूमन भूगोल का या ज्योग्राफी का एक टॉपिक है या एक ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानचित्र जो भी है वो मूल रूप से एक किसी भी ये कहा जाए कि भौगोलिक पृथ्वी की सतह है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग को क्योंकि हम हर भाग पर एकदम प्रत्यक्ष जाकर और पूरी तरह से एक साथ संपूर्ण क्षेत्र को, जैसे हमको एक इतने बड़े क्षेत्र को देखना है तो निश्चित है कि हम एक एक कोने तक जाकर देखेंगे, तब भी हम इस संपूर्ण क्षेत्र को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो इसका जो एक सबसे अच्छा माध्यम है वो क्या है? मानचित्र है। अर्थात पृथ्वी की सतह को एक सब छोटे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर और विभिन्न देश, नगरों, राष्ट्र नगरों आदि गांव, उनको देखने का, उनकी स्थिति, उनके लोकेशन को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन मानचित्र होता है। हम कहीं भी जाते हैं, आजकल तो सबसे अच्छा साधन हो गया जीपीएस। ये क्या है? जीपीएस किसके माध्यम से आपको रास्ते की जानकारी देता है? निश्चित है वो मानचित्र, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मानचित्र का सहयोग लेता है। क्यों? क्योंकि मानचित्र के माध्यम से हम हर क्षेत्र को अच्छे से देख समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सिरोही में आबूरोड को हम सर्च करना है, तो हम कहाँ देखेंगे? हम हर गांव को तो घूमेंगे नहीं, निश्चित हम सीधा मानचित्र को उठाएंगे और हम देखेंगे कि सिरोही जिला कहाँ है, सिरोही जिले में आबूरोड शहर कहाँ पर है, आबूरोड कस्बा कहाँ पर है। हम उसको देखकर उसकी सही लोकेशन को समझ पाएंगे। अर्थात मानचित्र ये कहा जाए कि एक पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों को देखने और समझने का एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण साधन है। अब जहां तक अमूमन रूप से कहा जाता है मानचित्र की बात आती है, सीधा हमारा दिमाग भूगोल पर जाता है, ज्योग्राफी पर जाता है, क्योंकि भूगोल को पढ़ना और समझने के लिए मानचित्र के बिना भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन मानचित्र का उपयोग इतिहास में भी बहुत प्रभावी ढंग से होता है, क्योंकि इतिहास के अंदर विभिन्न शासकों की जो भौगोलिक स्थिति, शासकों के साम्राज्य को समझना है, उनकी भौगोलिक स्थितियों को समझना है, तो उसके लिए हम मानचित्र का सहारा लेते हैं। इसीलिए इतिहास में भी मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका, इतिहास को समझने, पढ़ने और सरल करने में मानचित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें प्रारंभिक में मूल रूप से जो है हमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान आदि के क्षेत्रों में मिला है।
सीमा पर सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी कहाँ बहती है और उसकी मूल उद्गम स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल है, निश्चित ही हम मानचित्र पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ न तो जा पाए, एक भ्रमण विधि के माध्यम से हम जाकर देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि आज हम बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर बच्चे को वहां तक ले जा पाए, तो हम मानचित्र के माध्यम से उस चीज को बालकों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं, कर पाते हैं कि हाँ ये स्थिति कहाँ पर थी, सिंधु नदी कहाँ थी और उसके किनारे किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक सभ्यता का उद्गम हुआ, उद्भव हुआ, वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी गई, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इस चीज को समझने के लिए हम मानचित्र का सहयोग लेते हैं। किसी भी शासक के साम्राज्य विस्तार को समझने के लिए हम मानचित्र का सहयोग लेते हैं। तो कहने का मतलब कि इतिहास के अंदर मानचित्र एक महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए कि संसाधन है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थलों, नगर, राज्य, है ना, विस्तार क्षेत्र, यानी कि हम सभी के बारे में आसानी से समझ जान पाते हैं, इसीलिए हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि मानचित्र का जो इतिहास में, क्योंकि मानचित्र की अर्थ परिभाषा तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अर्थ और परिभाषा का मूल रूप से यहाँ पर पारिभाषिक रूप से जो इतिहास मानचित्र को परिभाषित करने की बात आती है, तो वो एक ये कहा जाए कि इतिहास में इसकी जो मूल रूप से समझने वाली बात वो ये है कि इतिहास के अंदर मानचित्र का उपयोग किस तरह से होता है, क्योंकि मानचित्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये हम बहुत जगह पढ़ते समझते हैं, इसलिए हमें अभी इस समय जो टारगेट करना है या अपना ध्यान केंद्रित करना है वो करना है कि मानचित्र की उपयोगिता के ऊपर, क्योंकि इतिहास में मूल रूप से इसका उपयोग किस तरह से होता है, कि मानचित्र क्या है, कि हमें सबको पता है कि हम बचपन से उसको उपयोग में लेते आए, उसको देखते समझते आए। इसीलिए अब इतिहास में जहां तक इसकी बात आती है कि मानचित्र का उपयोग किस तरह से होता है, इतिहास विषय में उपयोग। हमें मूल रूप से इस बात को समझना है कि इतिहास विषय में इसका किस तरह से उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर जब मानचित्र के उपयोग की बात आती है कि मानचित्र का इतिहास में किस तरह से कब कब उपयोग होता है, तो सबसे पहली बात, मानचित्र जो प्रभावी और आकर्षक मानचित्र होगा उसके लिए ये बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात जो आती है, मानचित्र शुद्ध व स्पष्ट रूप से निर्मित हो, शुद्ध व स्पष्ट, यानी कि मानचित्र शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। शुद्ध का मतलब कि मानचित्र में जिस भी क्षेत्र, गांव, नगर, राज्य या किसी स्थल को दर्शाया गया है या विस्तार क्षेत्र को, साम्राज्य विस्तार या सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को बताया गया, उद्गम स्थल को बताया गया है, किसी की इमारत या किसी की लोकेशन को वहां पर बताया गया है, वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर आप गलत उसका सूचना अगर वहां पर अंकित होती है तो बालक को जो है गलत सूचना को अर्जित कर लेता है। यानी कि हम कहते हैं कि बालक को सत्य ज्ञान, सही ज्ञान का अधिगम होना चाहिए। लेकिन यदि हमें सूचना ही गलत दी है, मानचित्र अगर वह गलत बना हुआ है, तो निश्चित है कि बालक गलत सूचनाओं को या गलत अधिगम करेगा। अमूमन के अब मानचित्र निश्चित है कि मैं भारत के मानचित्र को बहुत सही ढंग से नहीं बना सकती, तो मैं कई बार सोच रही हूँ कि बना लूँ, लेकिन क्यों नहीं बना रही, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं बनानी आती है, ढंग से नहीं बना पाऊंगी। तो निश्चित है कि मैं बहुत शीघ्रता में, जैसे इस समय मैं सोचूं कि शामपट के ऊपर
नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर गलत बनता है तो आप तक गलत सूचना पहुंचती है। इसीलिए मानचित्र का जो निर्माण जो है या मानचित्र जो है वो एकदम सही बना होना चाहिए। जैसे अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ट्विटर में भारत के मानचित्र में भारत का जो सियाचिन क्षेत्र है उसे चाइना का भाग बताया था। क्यों? यानी कि ये एक गलत मानचित्र था जिसकी सूचना गलत सबके पास गई। अर्थात कि अगर इसको सही नहीं कराया जाएगा तो निश्चित है कि हम तो जानते हैं कि सियाचिन भारत का हिस्सा है, लेकिन जो नई पीढ़ी है जो पहली बार उसको जानना चाह रही है, समझ रही है, तो वो क्या है, उसके दिमाग में यही होगा कि सियाचिन चाइना का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं। अर्थात इसके लिए भारत सरकार ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और ट्विटर ने इसके लिए माफी मांगी। क्यों? क्योंकि वहां एक गलत सूचना थी। इसीलिए अर्थात मानचित्र में शुद्ध सूचनाएं होनी चाहिए, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर अस्पष्टता हो, खाली आपने पॉइंट डाल के छोड़ दिया और फिर यहाँ पर एक सूची की तरह, जैसे कि ये एक मानचित्र है, ठीक है, हमने यहाँ पर किसी क्षेत्र को दर्शाया, यहाँ किसी क्षेत्र को दर्शाया, यहाँ सूची। अब हमने यहाँ पर इन क्षेत्रों की सूचना लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो क्या समझ में आएगा कि कौन सा क्षेत्र कौन सा है? ये चीज स्पष्ट नहीं। अर्थात कि मानचित्र में जो भी सूचना दी जाए वह स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है भौगोलिक सीमाएं, स्थिति, स्थान, दिशा आदि सही हो। क्या क्या चीज? भौगोलिक क्या क्या चीज होगी? सीमाएं, स्थान, दिशा सही, ठीक है। यानी कि मानचित्र के अंदर जो भौगोलिक स्थिति हम स्पष्ट करते हैं। क्या क्या चीज? सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं, स्थान, किसी स्थान विशेष को प्रदर्शित कर रहे हैं तो वह स्थान, और दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशा, चार के साथ में और किस दिशा में, उत्तर, पूर्वी, पश्चिम आदि किस क्षेत्र में है, उस चीज को एकदम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। यानी कि जरा से भी लोकेशन इधर से उधर होती है तो मानचित्र, जैसे कि हमने कहा कि इस मानचित्र में यहाँ पर इस स्थान को होना है, मूल स्थिति जो पृथ्वी की सतह पर इसकी मूल स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। अब मानचित्र में जैसे ये मानचित्र है, ठीक है। अब इसमें ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मानचित्र के अंदर इसको यहाँ की बजाय अगर हम एक थोड़ा सा इसकी जगह हमने यहाँ पर कर दिया तो अगर पृथ्वी की, क्योंकि यहाँ उसका सूक्ष्म रूप होता है, पृथ्वी की सतह का ये सूक्ष्म रूप, ऐसे में अगर उसको बड़े उसके अंदर हम देखते हैं तो निश्चित है कि इसका लोकेशन बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ की बजाय ये चीज यहाँ पर दिखाई देने लगी, यानी कि वो सही स्थिति जो है उसकी बदल जाएगी। इसीलिए सही स्थान, दिशा और सीमाएं एकदम सही प्रदर्शित होने चाहिए। अगली बात इसमें आती है मानचित्र बोधगम्य हो। बोधगम्य हो, ठीक है ना। यानी कि मानचित्र बोधगम्य से मतलब क्या हुआ? आसानी से पढ़ा हुआ, समझ आया, ठीक है ना।
जटिलता लिए हुए न हो, ठीक है ना, जटिलता लिए हुए ना हो, अर्थात मानचित्र जैसे छपे हुए मानचित्र आते हैं, प्रिंटेड मानचित्र आते हैं, उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ होती है। जब अधिक इंफॉर्मेशन, अधिक सूचनाएं, अधिक सूचनाएं एक साथ होती हैं, एक साथ हो तो वह मानचित्र जटिल हो जाता है, क्योंकि हम किसी एक सूचना को पढ़ना चाह रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारी सूचनाएं उसके अंदर दिखाई देगी, तो हम अस्पष्टता उसमें बढ़ती चली जाती है, वो इतना जटिल हो जाता है कि हर चीज को देखने के लिए, क्योंकि मानचित्र के अंदर संकेत या संकेतों का अंकित होना बहुत जरूरी होता है। संकेत कैसे कि जैसे स्क्वायर में किस चीज को दर्शाया गया है, ट्रायंगल में किसको दर्शाया गया है, सर्कल में किसको दर्शाया गया है, फिर इनमें भी लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग में किसको क्या दर्शाया गया है। तो ऐसे में जटिलताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं कि हम किस चीज को देखें और किस चीज को समझें। इसीलिए छपे हुए जो मानचित्र होते हैं वो मूल रूप से जटिलताओं को लिए हुए होते हैं। तो अगर हम छात्रों को सामने मानचित्र को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो मानचित्र शिक्षक के द्वारा निर्मित होने चाहिए, अर्थात ये मानचित्र जटिलता लिए हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि शिक्षक द्वारा निर्मित, क्यों कि हम जिस चीज को स्पष्ट रूप से समझाना चाह रहे हैं वो केवल उसी चीज को लेकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। छपे हुए मानचित्र में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जिससे कि शिक्षक के लिए भी उसको स्पष्ट करना कठिन हो जाएगा और छात्रों के लिए भी उसे समझना कठिन हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक के द्वारा अगर उसको निर्मित किया जाएगा तो निश्चित है वह बालक के लिए सरल, सुपाठ्य और आसान, बोधगम्य होगा। अब शिक्षक के द्वारा जब निर्मित होते हैं, शिक्षक अगर निर्मित करता है तो उसमें भी उसे कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, शिक्षक द्वारा निर्मित, ठीक है ना। अब इसमें किस तरह के शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षक को भी मानचित्र बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है प्रकरण के अनुसार, पहली चीज क्या हो, प्रकरण पर आधारित, ठीक है। यानी कि जिस प्रकरण को शिक्षक को पढ़ाना है उसी प्रकरण पर वो मानचित्र आधारित होना चाहिए, अर्थात कि उसमें बहुत सारी सूचनाएं नहीं होगी, जो पढ़ाना चाहते हैं केवल वही सूचना उसके अंतर्गत हो। दूसरी चीज इसके अंदर आती है, वह आती है सही पैमाना लिया जाए, पैमाना सही हो, पैमाना सही हो, पैमाना सही हो, क्योंकि मानचित्र को बनाते समय निश्चित पैमाना लिया जाता है। अर्थात कि अगर मानचित्र का निर्माण शिक्षक कर रहा है तो सही पैमाने को लेकर उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब हम मानचित्र का निर्माण करते हैं तो हम इस तरह से सही पैमाना उसका लेकर, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से उसका निर्माण करते हैं कि यहाँ पर इसका है तो यहाँ ये स्थिति यहाँ से इतने दूरी पे आएगी, यहाँ से एक बिल्कुल यहाँ तक जाएगी, फिर इसमें जा रही है तो यहाँ से इतनी, मतलब एक निश्चित पैमाना होता है, उसी के आधार पर हम मानचित्र का निर्माण करते हैं। तो पैमाना एकदम सही दिया हुआ होना चाहिए। अगली बात आती है संकेत उचित हो, संकेत उचित या सही हो, उचित हो, ठीक है ना। संकेत एकदम उचित या सही होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हम बहुत सारे संकेतों के माध्यम से उसको स्पष्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 3 सूचनाएं हो तो तीनों के संकेत एकदम
चाहिए। पहले तो अव्वल तो एक जो प्रकरण है सिर्फ उसी पर आधारित होना चाहिए, और एक प्रकरण के अंदर अगर 1 से 2 या 3 सूचनाएं, 1 से अधिक सूचनाएं हैं, तो बहुत सारी सूचनाएं अगर हैं तो उसे 2 या 3 भाग में बांट दिया जाना चाहिए। और यदि ये 2 या ऐसी 1 या 2 या 3 सूचनाएं हैं जिनको कि स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो संकेतों के माध्यम से उसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। और ये संकेत जो है वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए, जो भिन्न स्पष्ट नजर आने चाहिए। अब जैसे आपने स्क्वायर ले लिया, तीनों में स्क्वायर ले लिया और कलर बदल दिया, तो निश्चित है कि कई बार रंग समझ में नहीं आता दूर से, तो बालक को वो चीज समझ में नहीं आती, तो ऐसे में वो उसके पास गलत सूचनाएं जा सकती है या भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए जरूरी है तीनों को अलग अलग सिंबल्स दें, तीनों को अलग अलग संकेत दें, अर्थात संकेत एकदम उचित और स्पष्ट सही होने चाहिए। ठीक है, फिर बात में है फिर प्राचीन व अर्वाचीन दोनों नाम होने चाहिए। प्राचीन व अर्वाचीन नाम, प्राचीन व अर्वाचीन नाम दोनों होने चाहिए, क्योंकि वहां पर इतिहास का मानचित्र है, भूगोल का नहीं है। अर्थात इतिहास में प्राचीन नाम कुछ और होता था और वर्तमान में उसे किसी और नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसके प्राचीन और वर्तमान दोनों नामों को वहां पर लिखा जाना चाहिए, जिससे कि वर्तमान नाम से बालक परिचित है और फिर उसका अर्वाचीन क्या, उसका प्राचीन नाम क्या था, उससे भी वह परिचित हो सके। अर्थात कि नामों से वो दोनों से परिचित है। जैसे हम कहते हैं कि दोनों नाम उसके परिचित है, लेकिन दोनों की स्थिति उसकी कल्पना में अलग अलग है। अर्थात अगर हमने यहाँ पर किसी चीज को संकेत दिया है तो उसके लिए किसी राज्य, नगर या शहर का नाम हमने दिया है, तो उसका प्राचीन नाम भी होना चाहिए और नगर। जैसे राजस्थान को पहले राजपूताना कहा जाता था, तो हम अगर मानचित्र में राजपूताना लिखते हैं तो बालक को वो चीज अस्पष्ट हो सकती है, वो राजस्थान को भी जानता है और राजपूताना को भी जानता है, लेकिन मानचित्र में हम दोनों चीज को एक साथ लिखते हैं तो बालक के जो उसमें है इस बात को स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान को ही राजपूताना कहा जाता, इसीलिए प्राचीन और अर्वाचीन दोनों नाम उसमें लिखे जाने चाहिए। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मानचित्र, मानचित्र उद्देश्य की पूर्ति करें। इसमें ये एक चीज और जुड़ेगी, वह है उद्देश्य आधारित हो। उद्देश्य यानी कि मानचित्र में उद्देश्य की पूर्ति होती हो। अगर उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित भले प्रकरण पर है, लेकिन प्रकरण में हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उसकी पूर्ति नहीं होती तो उस मानचित्र का कोई उपयोग नहीं रहता। इसीलिए शिक्षक द्वारा निर्मित मानचित्र प्रकरण पर आधारित होने चाहिए, उद्देश्य आधारित होने चाहिए, सही पैमाना उसका होना चाहिए, उचित संकेत दिए जाने चाहिए और प्राचीन और अर्वाचीन दोनों नाम उसके अंदर रखे जाने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वह आती है कि कक्षा के मानचित्र इस तरह से प्रदर्शित हो कि प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक छात्र को स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि कक्षा के अंतिम बेंच पर बैठने वाले बच्चे तक यह मानचित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे और वह उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सके, अर्थात कि वह स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हो और दिखाई देता हो। मानचित्र को इस तरह से कक्षा कक्ष के अंदर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अर्थात बना हुआ भी ऐसा हो कि अंतिम बेंच तक बैठने वाले हर बालक को दिखाई दे और पढ़ सके, और जब टांगा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो वह भी इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि पूरी कक्षा के प्रत्येक छात्र को सही ढंग से दिखाई दे और सही ढंग से वो उसे पढ़ सके।
छात्रों को सक्रिय रखा जाए। ठीक है ना। अब छात्रों को सक्रिय कैसे रखा जाएगा? आप कहोगे कि मैम मानचित्र डाल दिया तो उसमें छात्रों को कैसे सक्रिय रखा जाए? बहुत सारे इवेंट्स हैं उसके अंदर कि हम बालकों को उसमें सक्रिय रख सकते हैं। अब कैसे? जैसे हमने मानचित्र का कोई क्षेत्र को प्रदर्शित किया, छात्रों से उसको इन्वॉल्व किया कि आकर बताओ वो क्षेत्र कहाँ है, आप खुद बताओ ढूंढकर कि वो क्षेत्र कहाँ है। तो एक बच्चे को आपने उठाया, वो आया, उसने पॉइंटर से उस जगह इशारा, उसको देखा, फिर उसने इशारा किया, पूरी कक्षा को बताया कि जैसे चित्तौड़गढ़ यहाँ है, इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस जगह दिखाई दे रहा है। तो सारी कक्षा सक्रिय रहेगी कि हर बच्चा इंटरेस्टेड रहेगा कि मैं भी ढूंढकर मैं भी बताऊं। अर्थात या बच्चों को उस पर अंकित करने को कहा जाए कि आप बताइए कि वो कहाँ पर है। तो जैसे एक तरफ आपने मानचित्र जिसमें अंकित किया हुआ है वो लगाया और दूसरी तरफ प्लेन मानचित्र लगाया, तो अब बच्चा उसको उसमें से देखकर और उसको अंकित करेगा। तो वो चीज भी एक तरह से सक्रिय करने वाली बात है। तो यहाँ पर ये है कि कक्षा में एक अध्यापक की कहना चाहिए कि एक सृजनात्मक कल्पना पर निर्भर करता है कि वो पूरी कक्षा को एक छोटे से मानचित्र के माध्यम से भी किस तरह से सक्रिय रख सकता है। तो मानचित्र के माध्यम से कक्षा को सक्रिय बनाया जा सकता है। तो उसके लिए समस्त प्रयास किए जाते हैं। फिर छात्रों को वैचारिक प्रश्न, फिर प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नों का उपयोग। ठीक है ना। अब प्रश्नों का उपयोग, मानचित्र आपने टांगने के बाद में आपने बच्चों को ये कहा कि इसमें ये वाला क्षेत्र कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे उसको देखकर बताएंगे कि ये है। या अन्य किसी प्रकार के प्रश्न जो कि आपके प्रकरण पर संबंध है और प्रकरण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर उस मानचित्र के माध्यम से कोई प्रश्न बन रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों का उपयोग करते हुए कक्षा को सक्रिय रख कर और मानचित्र की प्रभाविता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो बालक उस मानचित्र के माध्यम से उत्तर दे पाता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि बालक के सामने मानचित्र, जैसे कि हमने कहा साम्राज्य विस्तार की बात कही कि जैसे अशोक का साम्राज्य विस्तार यहाँ था, अमुक स्थानों तक फैला हुआ था। हमने जब ये बात कही तो समझाया, तो बालक को मानचित्र के माध्यम से समझाया। अब हमने फिर पुनः प्रश्न किया तो बच्चे संपूर्ण क्षेत्रों को समझाएंगे कि अशोक का मानचित्र कहाँ साम्राज्य विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। तो इस चीज के लिए यानी कि प्रश्नों का सहारा लिया जाना चाहिए। उसके बाद में है तो इस प्रकार से छात्रों को हम मानचित्र के माध्यम से एक उपयोगी शिक्षक मानचित्र के माध्यम से अपने शिक्षण या अधिगम को, छात्रों के अधिगम को प्रभावी और रोचक बना सकता है। अर्थात मानचित्र का उपयोग करते समय उसकी शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखें। हर क्षेत्र, सीमा, दिशा आदि एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे हो, फिर बोधगम्य हो यानी कि आसानी से सुपाठ्य हो या दिखाई देता हो, उसे बहुत आसानी से देख पढ़ सकता हो, ऐसा होना चाहिए। जटिलता लिए हुए ना हो, क्योंकि प्रिंटेड जितने भी छपे हुए मानचित्र आते हैं वह सभी जटिलता लिए हुए होते हैं। इसीलिए मानचित्र अगर इतिहास में शिक्षक उपयोग कर रहा है तो उसे खुद के द्वारा निर्मित मानचित्र का उपयोग किया जाना चाहिए। वो मानचित्र कैसा होगा? वो प्रकरण आधारित होगा, उद्देश्य आधारित होगा, सही पैमाना उस पर लिया गया हो, क्योंकि अगर गलत पैमाना लिया जाएगा तो उसकी जो नक्शा है, उसकी भौगोलिक स्थिति जो दिखाई दे रही है वो बदल जाती है। इसीलिए सही पैमाना होना चाहिए। संकेत जितने भी लिए गए हों एकदम स्पष्ट और मतलब कि बालक को बहुत आसानी से सरल और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि आसानी से समझ में आए। प्राचीन और अर्वाचीन सभी नाम उसमें अंकित होने चाहिए, जिससे कि बालक के लिए वह चीज सरल और आसान हो जाए। फिर प्रत्येक छात्र को दिखाई दे, हर छात्र को दिखाई दे और अच्छे से वो पढ़ सके। फिर छात्रों को सक्रिय रखने में मानचित्र का उपयोग किया जाना चाहिए, तभी उस मानचित्र की प्रभाविता विषय या प्रकरण पर दिखाई देती है। अन्यथा टांग लिया और शिक्षक ने बोल दिया और छात्रों ने सुन लिया तो बात वही हो गई कि व्याख्यान दिया, सुना और बनकर रात आई, बात गई, बात खत्म हो गई। वही स्थिति है कि इसलिए सक्रिय बनाए रखना बहुत अनिवार्य और सक्रियता के लिए प्रश्न का उपयोग किया जाना चाहिए। मानचित्र
क्योंकि मानचित्र का निश्चित एक उपयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई लाभ हमारे लिए होना अनिवार्य। तो इसमें तथ्यों का यथार्थ एवं सजीव प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का एवं सजीव ठीक है ना। मानचित्र का जो लाभ है वो यह है कि तथ्यों का यथार्थ और सजीव प्रस्तुतिकरण हो पाता है। हम क्या कह रहे हैं, हम किसी के साम्राज्य विस्तार को बढ़ा रहे हैं तो एक तो बालक बोलकर जिस चीज को समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि कल्पना शक्ति का निर्माण करेगा, का उपयोग करेगा, तो आवश्यक नहीं है कि वो सही चीज को समझ पाए। तो मानचित्र का जब उपयोग किया जाता है तो निश्चित है कि वह बिल्कुल यथार्थ रूप में उसको समझ, उसको लगता है कि प्रत्यक्ष देश, नगर, जिला, क्षेत्र या सीमाओं को आसानी से देख पा रहा हूँ, तो वो चीज सजीवता का स्वरूप धारण कर लेती है। अगली बात इसमें आती है वह है स्थान, क्षेत्र, दूरी, दिशा, भौगोलिक परिस्थिति आदि को समझना आसान है। भौगोलिक परिस्थिति को समझना आसान, यानी क्योंकि बिल्कुल हर चीज, स्थान, क्षेत्र, सीमा, हर चीज स्पष्ट रूप से अगर उसमें दी गई है तो उसकी हर क्षेत्र की, हर स्थान, हर उसकी भौगोलिक, उसकी सही स्थिति का पता लगाने में पता लग सकता है। इसीलिए भौगोलिक स्थितियों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र एक उपयोगी संसाधन है। अगला जो लाभ है इसका वह प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में स्थान, विशेष की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जितनी भी परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। यानी कि मानचित्र के माध्यम से, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति सब किसी भी समाज, समुदाय, राज्य, क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो उस पर उनकी भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो मानचित्र के माध्यम से हम किसी स्थान विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी को समझने में सक्षम हो पाते हैं, आसानी से हम समझ पाते हैं। जैसे राजस्थान क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाएं क्या होगी, हम मानचित्र पर उसकी क्षेत्र, स्थान या भौगोलिक व्यवस्थाओं को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की वहाँ की परिस्थितियां या वहाँ का वातावरण हो सकता है। अर्थात कि किसी भी समाज के ऊपर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और यही भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हम उसे आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मानचित्र के प्रयोग की परिसीमा, यानी कि इन लाभों के आधार पर
दिखाई दे, बोधगम्य हो, ठीक है ना, फिर जटिल ना हो, ठीक है, यानी कि स्पष्ट और सुपाठ्य, यानी कि इसमें जब भी मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि कहीं भी बालक को पढ़ने में दिक्कत ना आए, बोधगम्य होना चाहिए, स्पष्ट सुपाठ्य होना चाहिए जिससे कि इस चीज को समझना आसान हो, और उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी जटिलता होगी उतना उसे समझना पढ़ना मुश्किल होगा। इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको पढ़ना है, इतिहास अधिगम में मानचित्र की उपयोगिता को स्पष्ट की। ठीक है, इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।